हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले विजन आईएएस का पीटी 365 का अपडेटेड वाला पार्ट 2, जिसमें मई 2021 से जून 2021 तक का करंट अफेयर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपडेटेड पार्ट 1 2 कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले टॉपिक। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो भी करंट न्यूज में रहा है हम उन्हीं टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें क्या क्या न्यूज में रहा है, तो ट्रिब्यूनल्स, राइट टू बी फॉरगॉटन, रूल ऑफ लॉ, सिटीजन्स चार्टर और अदर इम्पोर्टेंट न्यूज। ठीक है, इसके पहले हमने अपडेटेड पार्ट 1 भी मतलब पोस्ट कर दिया है, मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। पहला वीडियो पॉलिटी के ऊपर, उसमें 2 वीडियो बने हैं क्योंकि पॉलिटी का ज्यादा पार्ट है, 10-11 से ज्यादा टॉपिक्स है, इस वजह से 2 पार्ट बने हुए, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं अपडेटेड पार्ट 1। तो ऐसे करके आपका पॉलिटी का करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, जो जीपीएससी एग्जाम आने वाला है, कब है, दिसंबर में एग्जाम आने वाला है, उसमें विजन आईएएस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जरूर विजन आईएएस को फॉलो कीजिए, और जो भी अपकमिंग यूपीएससी के एग्जाम्स है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। एक और चीज मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी, स्मार्ट क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्मार्ट क्विज सॉल्व करके आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और फ्रेम होते हैं। ठीक है, जिससे आप एग्जाम में आपको ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स पहले हम देखेंगे न्यूज में क्यों रहा। रिसेंटली क्या हुआ है, सेंटर ने प्रमोलगेट किया है। प्रमोलगेट करना मतलब हटाना, रिमूव कर दिया। एक सेकेंड रुकिए, सेंटर ने प्रमोलगेट कर दिया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, जिसमें क्या किया है इन्होंने, रैशनलाइजेशन और कंडीशन ऑफ सर्विसेज को चेंज किया है। ऑर्डिनेंस 2021 विच अबॉलिश द सेवरल एपीलेट ट्रिब्यूनल्स एंड अथॉरिटीज। ठीक है, सेंटर ने जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स किए उसमें बहुत सारे एपीलेट ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज है ना, उनको अबॉलिश कर दिया है, और उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अदर एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिया है। समझ में आया कि सेंटर ने प्रमोलगेट करके, मतलब ट्रिब्यूनल के अंदर रिफॉर्म्स लेके आया है। ट्रिब्यूनल के रिफॉर्म्स के अंदर जो भी एपीलेट एक्स्ट्रा ट्रिब्यूनल्स बने हुए थे उनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज के पास ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब अबाउट द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखो, ऑर्डिनेंस जो है वो हैज अमेंडेड। पहली बात तो आपको ऑर्डिनेंस पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस को कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट इशू करता है। ठीक है, कब इशू करता है, जब पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं होती है। ठीक है, तब ये इशू किया जाता है। अच्छा, आपने पॉलिटी पढ़ा हो तो आप मुझे बताइए, ऑर्डिनेंस का लाइफ टाइम कितना होता है, कितने टाइम के लिए रह सकता है, 6 मंथ के लिए या 6 मंथ प्लस 6 वीक के लिए रह सकता है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ओके, चलिए, ऑर्डिनेंस हैज अमेंडेड द फाइनेंस एक्ट 2017 को अमेंड किया है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स को रिड्यूस करके 19 कर दिया है फ्रॉम 26। मतलब पहले 26 हुआ करते थे, अब 19 कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको या तो अबॉलिश कर दिया है या मर्ज कर दिया है। ठीक है, जो सेम फंक्शन कर रहे थे, सिमिलर फंक्शन कर रहे थे, तो उनको मर्ज कर दिया है। टू इंक्लूड द प्रोविजंस रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी and the terms of office of member in the act itself, this ordinance has currently been challenged in the supreme court। और ये जो ordinance है उसको currently challenge किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स को रिड्यूस किया है 19 से 26 तक। इसके अलावा ये जो ऑर्डिनेंस है वो इंक्लूड करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और उसके जो ऑफिसर्स है उनका जो टर्म रखा जाएगा या मेंबर्स का जो टर्म रखा जाएगा, उसके प्रोविजन है फाइनेंस एक्ट 2017 में। और इसी ऑर्डिनेंस को क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आगे देखने के पहले मैं आपको एक बार पहले ये बता दूं कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं उसमें पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, और इनकी देखो,
कब इंसर्ट किया गया था इनको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया है? 323A एंड 323B, ये दो आर्टिकल ऐड किए गए हैं। ये 323A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, 323B फॉर अदर मैटर्स के लिए ऐड किया गया है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर वर्क करते हैं? तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वर्क करते हैं और इनको सिविल कोर्ट की पावर होती है। ओके, क्लियर है इतना? फिर ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वासी जुडिशियल बॉडी मतलब ना तो ये कोर्ट होते हैं ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उन दोनों के बीच का एक कुछ मैटर निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी। और ये क्यों बनाए गए थे? स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन से बनाए गए थे। अच्छा, स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन से एक और चीज ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, वो थी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। वो भी स्वर्ण सिंह की कमिटी की रिकमेंडेशन से ही की गई थी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से आर्टिकल में ऐड की गई थी और कितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। बाद में अमेंड करके एक और ड्यूटी ऐड की गई है या नहीं की गई है, उतनी ही है। ये सब आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में पढ़ा होगा, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अब देखेंगे सर्च कम सिलेक्शन कमेटी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो, एक चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल्स विल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। जो ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन होते हैं और मेंबर्स होते हैं, उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन पे किया जाता है। अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी को हेड कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम एज द चेयरपर्सन। या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे या उनके द्वारा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो नॉमिनेट किया गया है वो एज अ चेयरपर्सन वर्क करेगा। कमिटी में कौन कौन होते हैं? इसमें दो सेक्रेटरीज होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। सिटिंग और आउटगोइंग चेयरपर्सन और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर अंडर विच द ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द नो वोटिंग राइट, ठीक है। जो सेक्रेटरी होते हैं ऑफ मिनिस्ट्री अंडर विच ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ नो वोटिंग राइट, कोई वोटिंग राइट नहीं होता उनको। अब ऑफिस का टर्म क्या होता है? द ऑर्डिनेंस स्पेसिफाइज दैट द चेयरपर्सन ऑफ अ ट्रिब्यूनल विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 4 years और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 70 years। मतलब जो ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन है उसकी टर्म को चेंज किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो टर्म है वो कितनी कर दी जाएगी? या तो 4 years या वो 70 साल का होगा जब तक का, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। अदर मेंबर्स की जो टर्म होगी वो होगी या तो 4 years और टिल द एज ऑफ 67 years, ठीक है। समझ में आया? इट ऑल्सो स्टेटेड दैट अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 50 years शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब कोई इंसान अगर 50 साल से कम का है तो वो एलिजिबल नहीं है। समझ में आया? देखो, टर्म याद रखिएगा, या तो 4 year या 70 years, किसके लिए? चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद या तो 4 year या फिर 67 years, ठीक है, ये किसके लिए? मेंबर्स के लिए। और 50 years से मिनिमम एज है इसकी 50 years से अगर कम होगी तो वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन। देखो, राइट टू बी फॉरगटन क्यों न्यूज में था? दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अभी अपहोल्ड किया है राइट टू बी फॉरगटन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल का राइट है राइट टू बी फॉरगटन, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी अपहोल्ड किया है। अब राइट टू बी फॉरगटन क्या होता है? ये एक राइट होता है जिसके अकॉर्डिंग हर किसी को राइट होता है कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकता है पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस से। जैसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अगर गूगल पे अवेलेबल है और आप नहीं चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन अब आपकी गूगल पे रहे, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप इंटरनेट से भी रिमूव कर सकते हैं, सर्च इंजन पे भी रिमूव कर सकते हैं, डेटाबेस, वेबसाइट्स, इन सब से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, अगर वो नेसेसरी और रेलेवेंट नहीं रही है तो, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन। प्रेजेंटली इंडिया में जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है राइट टू बी फॉरगॉटन के, वो अभी ज्यादा नहीं है, कम है। दो द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में, इसने इंक्लूड किया है इट लैक्स स्पेसिफिक राइट टू इरेजर एज गिवन। देखो, ये क्या किया है, देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का आया ना, उसमें ये जो राइट है राइट टू इरेजर ऑफ डेटा मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन, इसको इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। किसके अकॉर्डिंग? जैसे कि यूरोपियन जीडीपीआर में लिखा गया है। जीडीपीआर मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल 17 में उन्होंने आउटलाइन किया है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इंडिविजुअल कैन एक्सरसाइज देयर राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू बी इरेजर।
कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें इंडिविजुअल अपना ये जो राइट है, राइट टू बी फॉरगॉटन और राइट टू इरेजर, इसको यूज कर सकता है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी कि अपना जो डेटा है उसको इरेज करने की क्या जरूरत पड़ी, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑटोनॉमी एंड राइट टू प्रिवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, राइट टू प्रिवेसी एक राइट आया था के एस पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें राइट टू प्रिवेसी जो था एक फंडामेंटल राइट निकल के आया। तो अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए इंडिविजुअल को ये राइट है। ठीक है, इसलिए राइट टू बी फॉरगॉटन का भी राइट होना चाहिए। दूसरा, वुमेन्स के इंटरेस्ट के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑन द इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है वुमेन्स रिलेटेड क्राइम कितने ज्यादा होते हैं इंटरनेट पे, लिमिटिंग हरासमेंट करना, थ्रेट एंड असॉल्ट। उड़ीसा हाईकोर्ट इन सुब्रनाशु राउत वर्सेस गोगुल और वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रेपुटेशन, हर किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि ये केस सामने आया था कर्नाटका हाईकोर्ट ऑन द रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द कोर्स टाइटल, मतलब उनका टाइटल ही रिमूव कर दिया था, तो ये क्या आ गया था, रेपुटेशन का सवाल आ गया था। तो उसके लिए भी राइट टू बी फॉरगॉटन जरूरी होता है। राइट टू बी फॉरगॉटन जो होता है वो कहाँ कहाँ नहीं लगता है, देखो राइट टू बी फॉरगॉटन को हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। पहला तो कहाँ नहीं कर सकते, एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। अगर आपको राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो वहां पे आप राइट टू बी फॉरगॉटन यूज नहीं कर सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन से आप अगर बाइंड हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा टास्क जो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है वहां पे भी आप नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा अचीविंग द पर्पस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के पर्पस को अचीव करने के लिए भी राइट टू बी फॉरगॉटन का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर साइंटिफिक और हिस्टोरिकल रिसर्च पर्पस के लिए अगर यूज हो रहा है तो वहां पे भी राइट टू बी फॉरगॉटन यूज नहीं किया जा सकता। और एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ द डिफेंस ऑफ द लीगल क्लेम्स, इसके लिए भी हम राइट टू बी फॉरगॉटन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा है वो है रूल ऑफ लॉ। देखिए, रूल ऑफ लॉ न्यूज में क्यों रहा था, करंटली क्या किया था, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, एंड उन्होंने एडवोकेट किया है कि जो स्टोरी है रूल ऑफ लॉ की इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मतलब ये जो रूल ऑफ लॉ होता है ना, वो ह्यूमंस को क्या करता है, सिविलाइज करने का काम करता है। उनको एक रहने का तरीका सिखाता है कि हाँ ये सही है ये गलत है और लॉ के हिसाब से हमको चलना है। तो मेनली जो रूल ऑफ लॉ है वो क्या है, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है। ठीक है, अब व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होता क्या है, अकॉर्डिंग टू एवी डाइसी। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो पता होगा आपको एवी डाइसी का नाम। इन्होंने बोला था कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्बिट्री पावर। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रूल ऑफ लॉ मतलब होता है ये एक एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है या प्रीडोमिनेंस है ऑफ रेगुलर लॉ का, रेगुलर लॉ के ऊपर ये डोमिनेट करता है एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्बिट्री पावर, कि कोई भी आर्बिट्री पावर आके उसको खराब ना कर दे। तो रूल ऑफ लॉ जो होता है वो सुप्रीम होता है किसी भी आर्बिट्री पावर के बनाए हुए या उसके द्वारा फैलाए हुए कोई भी इन्फ्लुएंस के अपोज में होता है। ठीक है, एंड एक्सक्लूड द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रीनेस, और ये सारी जो आर्बिट्री पावर्स होती है उनको भी क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। इवन वाइड डिस्क्रिशन इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटी, और इससे भी ज्यादा वाइड डिस्क्रिशन होता है अथॉरिटी के पास। समझ में आया, एबी डाइसी ने बोला था कि रूल ऑफ लॉ है वो सुप्रीम है किसी भी आर्बिट्री पावर या फिर उनके एग्जिस्टेंस से। ठीक है, only a state that is governed by law imbibing ideals of justice and equity can be said to have the rule of law according to the प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी के हिसाब से कोई भी ऐसा स्टेट जो गवर्न हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, जस्टिस एंड इक्विटी के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाइसी रूल ऑफ लॉ कंटेन्स 3 प्रिंसिपल। रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल है, पहला तो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, कौन सा है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ सुप्रीम होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ सुप्रीम होता है ना, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए। नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ, किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जा सकता जब तक वो किसी लॉ को ब्रीच ना कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ।
ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हर लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, अगर उसने सेम क्राइम किया है तो वो दोनों लॉ के सामने इक्वल हो गए, दोनों को सेम क्राइम के लिए सेम पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है इन्होंने नो मैन इज अबव द लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्री डोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। प्री डोमिनेंस मतलब बहुत डोमिनेंट करना है लीगल स्पिरिट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो रिजल्ट है राइट ऑफ इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो राइट ऑफ इंडिविजुअल के लिए डिफाइन किया गया है और इन्फोर्स किया गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ थ्योरी कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द एंशियंट रोमन। देखो, रूल ऑफ लॉ की जो थ्योरी आई है वो एंशियंट रोमन से आई है, क्योंकि रूल ऑफ रोमन जो था उन्होंने सबसे पहला रिपब्लिक था। क्या था? सबसे पहला रिपब्लिक था। It has been championed by the several medical thinkers in the Europe, such as the Hobbes, जॉन लॉके एंड रूसो थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देखो, जो रूल ऑफ थ्योरी आई थी एंशियंट रोमन से आई थी, जो पहला रिपब्लिक बना था वहां पे बहुत सारे मिडीवल टाइम के थिंकर्स थे यूरोप में। कौन कौन? जैसे होब्स, जॉन लॉके, रूसो, इन सब ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, इंडिया में भी ऐसे फिलोसोफर थे जैसे कि चाणक्य। चाणक्य ने भी सेम यही चीज बोली थी कि स्टेट को गवर्न किया जा सकता है, उसको केवल रूलर या फिर उसके जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना वो उसको गवर्न नहीं करते। कौन गवर्न करता है स्टेट को? रूल और लॉ गवर्न किया जाता है। ठीक है, द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ हैज बीन डेराइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज। ये जो रूल ऑफ लॉ का एक्सप्रेशन है वो फ्रेंच फ्रेज से आया है, जिसका मतलब होता है ला प्रिंसिपल दी लेगलाइट, दैट इज अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, ये दो टर्म्स होती हैं। देखो, रूल ऑफ लॉ मतलब होता है ये इसके पास अनलिमिटेड पावर होती है सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने के लिए। देखो, रूल ऑफ लॉ इज टू कंट्रोल द अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सरसाइज ऑफ पावर होती है बाय सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। रूल बाय लॉ इज लेट डाउन बाय द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड। अब रूल बाय लॉ मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है वो रूल बनाती है, उसको हम रूल बाय लॉ बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी के पास को पावर देता है कंट्रोल करने की भी पावर देता है, उसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी क्या है? सुप्रीम पावर है। ठीक है, उसको भी कंट्रोल कर सकता है हमारा रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो जो लेजिस्लेचर है हमारा लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगा उसको हम बोलेंगे रूल बाय लॉ। समझ में आया? सिंपली रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड व्हेन द लॉज आर गाइडेड बाय आई। देखो, रूल ऑफ लॉ जो होते हैं वो सिंपली किसके द्वारा गाइडेड होते हैं? आइडिया ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी के, जस्टिस और इक्विटी के बेसिस पे होते हैं। एग्जाम्पल, as per the article 14 of the Indian Constitution, the state shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the law। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जिसमें बोला है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ को डिनाई नहीं कर सकता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमारे को देना है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे हमारे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड, रूल बाय द लॉ कैन एम्बॉडी एथिकल एज वेल एज अनएथिकल लॉ। लेकिन जो रूल बाय लॉ बॉडी होती है ना वो एथिकल लॉ भी बना सकती है, अनएथिकल लॉ भी बना सकती है। रूल बाय लॉ मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो ही रूल बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं रूल बाय लॉ। तो वो कैसे भी लॉ बना सकती है, एथिकल भी बना सकती है और अनएथिकल भी बना सकती है। जैसे अपार्थीड रिजीम जो है साउथ अफ्रीका का, वो जस्टिफाइड है और इनेक्टेड लॉज है क्योंकि वहां पे रूल बाय लॉ चलता है। क्लियर है इतना? अब की प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो एम्फेसाइज करते हैं द रूल ऑफ लॉ को? देखो, सबसे पहले तो लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल होना चाहिए। जो लॉ है वो क्लियर होना चाहिए और सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, सिंपल और अनएम्बिगुअस लैंग्वेज में होना चाहिए, मतलब वो समझ में आना चाहिए सबको। ठीक है, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। सबके लिए वो लॉ जो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल एक्सेस होना चाहिए जस्टिस के लिए और जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है,
फिर राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड द रिफाइनमेंट्स ऑफ द लॉ। अब ये जो लॉ बनते हैं उनमें पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए लॉ को रिफाइन करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट में इलेक्शन के थ्रू जो भी लेजिस्लेटर जाते हैं वो क्या करते हैं, लॉ को बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो इलेक्शन, इसी में हमने पार्टिसिपेट किया ना कि इलेक्शन के थ्रू पर्सन जो है वो इलेक्ट होके गए और वो ही क्या कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। और वो जो पर्सन है उनको इलेक्ट कौन कर रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू उनको क्या किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए, मतलब जुडिशियरी का के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जुडिशियरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। वो हमारा प्राइमरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको टास्क दिया गया है कि वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है। सो द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉ इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। इसलिए जो भी लॉ बनाएगा लेजिस्लेटर, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा जुडिशरी के थ्रू। ये जो होता है वो मेन फंक्शन होता है जुडिशरी का। अब इंपॉर्टेंस क्या है रूल ऑफ लॉ का, तो देखो ये क्या करता है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है, डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने का काम करता है। जो आर्बिट्री यूज होती है पावर का, आर्बिट्री यूज होता है पावर का, उसको कॉन्स्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है। प्रोटेक्शन करता है ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स का, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करता है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ इज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है ना वो हमारा फंडामेंटल पिलर है, ठीक है। इसमें अलग अलग दिए हैं, जैसे कि देखो पहला है रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाता है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हमने केशवानंदा भारती के केस में देखा था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी तो बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो न्यूज में था। नेक्स्ट हमने देखा था सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आर्टिकल 13 जो है वो क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोवाइड करता है एक चेक अगेंस्ट द आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि देखो इसमें राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें दी गई हैं, तो क्या करता है ये आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन से लोगों को बचाता है। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में, ठीक है। लेजिस्लेचर के पास अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव के अलग है और जुडिशरी की अलग है, तो इनके पावर का सेपरेशन है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने देखा रूल ऑफ लॉ के बारे में। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है सिटीजन्स चार्टर। तो देखिए अब हम सिटीजन्स चार्टर जो था वो न्यूज में क्यों रहा था, रिसेंटली क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने किसके साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, देखो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेशन करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के साथ मिलकर एक मॉडल रिलीज किया है, जिसमें पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क उन्होंने मॉडल बनाया है, ठीक है। अब ये क्या होता है मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, तो पंचायत जो इंडिया में है वो थर्ड टायर है गवर्नमेंट का इन द रूरल एरियाज, क्योंकि हमको पता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो थ्री टायर गवर्नमेंट है। फर्स्ट टायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेकेंड टायर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है, और थर्ड टायर जो है वो हमारा रूरल एरियाज में पंचायत है, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेसिक सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, जो कि आर्टिकल 243G में मेंशन किया गया है पंचायती राज का, ठीक है। पंचायती राज का कौन सा शेड्यूल है और कौन से पार्ट में इसको ऐड किया गया था और कब ऐड किया गया था, आपको पता होना चाहिए। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 के थ्रू, उसके थ्रू ये ऐड किया गया है शेड्यूल 11 एंड 12 में, ठीक है। शेड्यूल 11 एंड 12 में इसको ऐड किया गया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा स्पेशली। और ये किसके स्पेशली कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर इज टू empower the citizen in relation to the public services and improve the quality of services without any prejudice। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को ये इम्प्रूव करे विदाउट एनी प्रेजुडाइज। मतलब पहले का जो
चला रहा है उसको छोड़ के अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करें, ठीक है। किसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग? सिटीजन्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये जो सिटीजन चार्टर है उससे क्या आएगा? ये प्रोफेशनलिज्म लेके आएगा पंचायत फंक्शन में, जिसके वजह से सारी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी तक पहुंच सकते हैं ये लोग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड कमिटेड बाय द पंचायत, ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो भी पंचायत कमिट करती है वो यूजफुल यार्डस्टिक फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द सर्विस डिलीवरी। जो पंचायत जो होती है ना वो एक स्टैंडर्ड कमिट करती हैं और वो ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वही हमको पगडंडी की तरह काम करते हैं कि कैसे हम सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करने में। समझ में आया? साथ में ये क्या हेल्प करेगा? इट विल हेल्प इन मेकिंग द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इससे लोगों को अपनी जो भी सिटीजन्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, वो अपने राइट्स के लिए अवेयर होंगे कि हाँ हमारे पास ये राइट है। एक तो ये होगा। दूसरा ये क्या करेंगे, जो पंचायत या उनके जो इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव है उनको डायरेक्टली अकाउंटेबल बनाएंगे पीपल के लिए। समझ में आया? दोनों तरफ से बात चलेगी। एक तो लोगों को भी पता चलेगा कि उनके राइट्स क्या है, साथ में जो पंचायत और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको भी पता चलेगा कि वो कितने अकाउंटेबल हैं लोगों के लिए, ठीक है। It has been prepared for delivery of the services across the 29 sectors, ठीक है। क्या हो गया? एक सेकेंड, देखो। और ये जो चार्टर है वो प्रिपेयर्ड किया गया है डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए कितने सेक्टर्स में? 29 सेक्टर्स में, क्योंकि पंचायत में 29 सब्जेक्ट्स है। 29 सेक्टर्स में ये क्या करेगा? डिलीवरी सर्विस डिलीवर करेगा विथ लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू ये करेगा। इसके अलावा ये क्या करेगा? इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। इसकी वजह से जो भी ये पब्लिक सर्विस डिलीवर करेगा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ठीक है। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और जो पब्लिक सर्विसेज है वो भी एनहांस होगी, ठीक है। इसकी वजह से सिटीजन का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो भी एनहांस होगा। इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी इंडिया में बन जाएगी, ठीक है। अब हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन चार्टर इवॉल्व, ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इवॉल्व होके आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट आर्टिकुलेट किया था वो किया गया था, और आर्टिकुलेट और इम्प्लीमेंट दोनों ही कहाँ पे किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में किया गया था 1991 में, ठीक है। किस लिए किया गया था? इसका एम था कि क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना है कंट्री के लिए। ओरिजिनली 6 प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर मूवमेंट आर फ्रेम्ड, ओरिजिनली सिर्फ 6 ही प्रिंसिपल को फ्रेम किया गया था। इंडिया ने इस सिटीजन चार्टर को कब अडॉप्ट किया था? 1997 में अडॉप्ट किया था एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेरियस स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिटीजन चार्टर को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था इंडिया ने। फिर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द पब्लिक ग्रीवांसेस, इन्होंने टास्क इनिशिएट किया था किसके लिए? कोऑर्डिनेट करने के लिए, फॉर्मुलेटिंग करने के लिए और ऑपरेशनलाइज करने के लिए सिटीजन चार्टर को। तो ये डिपार्टमेंट याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, इन्होंने टास्क क्या किया था? इनिशिएट किया था कोऑर्डिनेट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए सिटीजन चार्टर को, ठीक है। राइट ऑफ द सिटीजन फॉर द टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड, अब सिटीजन्स का राइट है कि उनको टाइम बाउंड डिलीवरी मिले गुड्स एंड सर्विसेज की, और इनका जो भी रिड्रेसल और ग्रीवांसेस बिल आएगा, ठीक है। 2011 का ये बिल था, राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल फॉर देयर ग्रीवांसेस बिल। 2011 में इसको रखा गया था। इसी को क्या बोलते हैं? सिटीजन चार्टर बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ, ये जो बिल था वो लैप्स हो गया लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जो थी 2014 में लैप्स हो गई थी, तो बिल भी लैप्स हो गया था। अब व्हाट इज सिटीजन चार्टर, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, ये क्यों सिग्निफिकेंट है और ये क्यों आया है, ठीक है। देखो, सिटीजन चार्टर जो होता है वो एक इनिशिएटिव है टू द क्वेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच सिटीजन्स एनकाउंटर। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या किया जाएगा? जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम है उनको एनकाउंटर किया जाएगा और उनको सॉल्व किया जाएगा ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस की जो उनकी प्रॉब्लम होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना, किसी पब्लिक सर्विस के साथ डील करना, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, एजुकेशन फील्ड में स्कूल जा रहे हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सिटीजन्स की डेली बेसिस की प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिटीजन चार्टर क्या करेगा? एक इनिशिएटिव लेगा, ठीक है।
की फीचर्स क्या है सिटीजन चार्टर के, तो एक रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन बाय सर्विस प्रोवाइडर, ये एक रिटन वॉलंटरी डिक्लेरेशन है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अबाउट किसके लिए वो रिटर्न डिक्लेरेशन देगा कि वो सर्विस स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड करेगा, अच्छी चॉइस देगा, एक्सेसिबिलिटी अच्छी देगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रखेगा, ट्रांसपेरेंसी रखेगा और अकाउंटेबिलिटी रखेगा। क्लियर है इतना? ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि इसके लिए आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है सिटीजन चार्टर का, ये जो टूल है वो क्या करेगा, गुड गवर्नेंस को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके 3 एसेंशियल एस्पेक्ट होंगे जिसके वजह से गुड गवर्नेंस इंक्रीज होगी। कौन कौन से? पहला तो होगा ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होगा अकाउंटेबिलिटी और तीसरा होगा रिस्पॉन्सिवनेस। ये तीनों इंप्रूव होंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, दूसरा अकाउंटेबिलिटी आएगी और तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी किसके ऊपर? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, इट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द पीपल इन अ टाइम बाउंड मैनर, मतलब जितना टाइम दिया गया है, जैसे 10 दिन में बोला है कि यहाँ पे सारी सर्विस अवेलेबल हो जाएगी तो उतने ही टाइम में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर नहीं होती है तो उसको रिड्रेस करने के लिए कोई ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव, इससे लोगों की लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है, enshrines the trust between the service provider and its user, और इसके अंदर ट्रस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो यूजर है। ठीक है, इसी के वजह से जो सिटीजन्स है उनका रिलेशन एम्पावर होगा किसके साथ? पब्लिक सर्विस डिलीवरी के साथ। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, चलिए नेक्स्ट, इसके पहले हम ये और देख लेते हैं। देखो, ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसके साथ मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेशन करके ये सिटीजन चार्टर बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ठीक है, तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द प्रीमियर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये रूरल डेवलपमेंट की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ओके, अब इसका विजन क्या है? ये फोकस करती है ऑन द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम्स दैट बेनिफिट्स द रूरल पुअर, जो रूरल पुअर को बेनिफिट करे वही सारी पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, और इट स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को स्टडी करती है। अब इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या क्या है सिटीजन चार्टर के, तो देखो, पहला है डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिटेल्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन की वो रखेगी ये। स्टेक होल्डर्स होंगे इसमें, सिटीजन्स, क्लाइंट, ईटीसी। स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस होगी, क्वालिटी, टाइम फ्रेम, मैनर्स होंगे। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दी क्लाइंट्स, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए और नीचे चीज है प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर में आप तो पहले क्या करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है वो अच्छी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड, जो भी स्पेसिफाई स्टैंडर्ड है उनको मीट करने की कोशिश करनी है। चॉइसेस, जहां पे भी पॉसिबल है वहां चॉइसेस देनी है। वैल्यू, टैक्स पेयर की मनी की वैल्यू करना है, तभी तो हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो भी सर्विस हम प्रोवाइड करें वो टैक्स पेयर की मनी से तो आ रहा है। ठीक है, फिर अकाउंटेबल, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी, रूल्स में, प्रोसीजर में, इसकी इनमें और ग्रीवेंसेस में, इन सब में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। समझ में आया इतना? प्रिंसिपल ऑफ सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या है कि रूरल एरिया या पंचायती राज में पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए सिटीजन चार्टर लेके आया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या हुआ है, रिसेंटली जो तुलु स्पीकर्स हैं उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस की डिमांड की है और बोला है कि इसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। और 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज रखी गई है? ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। अब तुलु कौन सी लैंग्वेज है? ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो मेनली 2 जगह बोली जाती है। एक तो 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हैं, दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी, कर्नाटक के, वहां बोली जाती है। और कसारगोड जो है केरल का, वहां बोली जाती है। एक सेकेंड रुको, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो 2 याद रखिएगा, 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के जहां बोली जाती है, दक्षिण कर्नाटक और उडुपी। और कसारगोड ऑफ केरला, देखो कसारगोड ऑफ केरला यहाँ बोली जाती है, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में बोली जाती है कर्नाटक के। मेन ऑफिशियल लैंग्वेज देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत
पहले भी पीटी में था, सेकंड भी पीटी में था, इस बार भी है और काफी न्यूज में भी रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये पार्ट 17 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। इसके आर्टिकल है 343 से लेके 351 तक, ठीक है। फिर 8th शेड्यूल में आर्टिकल 344(1) एंड 351 पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज जो एडिट की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने पर्टिकुलर स्टेट के लिए, डिफरेंट स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज को स्पेसिफाई नहीं किया है। ना ही ऐसी कोई क्राइटेरिया है फॉर लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन दी 8th शेड्यूल, और ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा है कि कोई भी लैंग्वेज को कैसे इंक्लूड करना है 8th शेड्यूल में। फिर आर्टिकल 344 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये बोलता है कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में by law adopt any one or more of the languages in use in the state, और हिंदी as a language or language to be used for all or any of the official purpose of the state। उन्होंने आर्टिकल 345 में ऐसे बोला है कि लेजिस्लेचर चाहे स्टेट का, तो वो अपने लॉ के थ्रू अडॉप्ट कर सकता है एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज का यूज करना स्टेट में, और हिंदी को एज अ लैंग्वेज बनाना, ठीक है, फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस इन दी स्टेट के लिए बात करें आर्टिकल 345। अब हमारी जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी, एक बार नाम याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन सी लैंग्वेज जो है वो हमारे 8th शेड्यूल में नहीं है। तो आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, नेपाली याद रखना, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोंगरी, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में आती है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाली ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है नहीं आती है, तो लोग कंफ्यूज हो गए थे कि नेपाल है तो नेपाली क्यों आएगी। तो नेपाली जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है। सिंधी भी आती है, ठीक है, मैथिली, डोगरी ये सब भी आती है, संथाली लैंग्वेज भी आती है, उर्दू भी आती है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों चाहते हैं लोग कि जो भी लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया जाए? इससे क्या होता है, उसको रिकॉग्निशन मिल जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज का पूरी नेशन का, ठीक है। नेशन में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज वो यूज हो सकती है। फिर साहित्य अकेडमी जो होता है वो भी उसको रिकॉग्नाइज करने लगता है, और उसके नाम पे बुक्स जो है वो ट्रांसलेटेड होने लगती है अदर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेजेस में। जैसे कोई बुक रिलीज हुई है तुलु लैंग्वेज में, तो साहित्य अकेडमी वाले क्या करेंगे, उस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसकी अदर इंडियन लैंग्वेजेस में भी कॉपी इशू करा देंगे, ठीक है। फिर आएगा एमपीज एंड एमएलए जो होता है वो इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, ठीक है। उसके अलावा कैंडिडेट जो है वो कोई भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या सिविल सर्विस एग्जाम है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, रिसेंटली क्या हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जिसका नाम है मलेरकोटला। क्या नाम है? मलेरकोटला, याद रखना। इसकी जो पावर है नए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करने की या उनको ऑल्टर करने की या एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को अबॉलिश करने की, वो किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकती है या फिर स्टेट असेंबली में लॉ पास करके कर सकती है। लॉ मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कर सकती है। जब स्टेट चाहे तब उसका वो नाम चेंज कर सकती है डिस्ट्रिक्ट का, रेलवे स्टेशन का, लेकिन इसमें एक क्या चाहिए होता है, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है सेवरल सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड एजेंसी से, तभी वो क्या कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है डिस्ट्रिक्ट का और रेलवे मिनिस्ट्री का, ठीक है। अब कौन कौन सी एजेंसी से इसमें वो चाहिए होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से, इंटेलिजेंस ब्यूरो और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, क्योंकि रेलवे की थ्रू पोस्ट जाती है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाती है, तो इन सब के लिए अगर नाम चेंज होता है तो इन सबको प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से इन सब का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। देखिए नेक्स्ट है सिटीजनशिप के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी क्या किया, एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 2000 रूल्स ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 empowered non-Muslims belonging to Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and residing in 13 districts of the 5 states, namely Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana and Punjab applied for the Indian citizenship। मतलब 2009 के रूल के अंडर में जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं,
जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं लेकिन इंडिया में रह रहे हैं, इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में कहाँ कहाँ की स्टेट की, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब, वो इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स मतलब कोई भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट जो कि कहाँ को बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। द नोटिफिकेशन इंटेंड्स टू बेनिफिट द लीगल माइग्रेंट्स, जो लीगल माइग्रेंट्स है उनको बेनिफिट करने के लिए है, फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान who have already applied for the citizenship under section 5, जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं सिटीजनशिप के लिए, उनको बेनिफिट करने के लिए है। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होता है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है, और एमएचए जो होता है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो होता है, वो पीरियोडिकली delegates करता है पावर टू स्टेट थ्रू द गैजेट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो पीरियोडिकली स्टेट को ये पावर देती है कि वो नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन इशू करे। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 वेज प्रिस्क्राइब है जिसके थ्रू आप इंडियन सिटीजन को लूज कर सकते हो सकते हो। पहला क्या है, रिनाउंसिएशन मतलब खुद से छोड़ देना, रिनाउंस कर देना। टर्मिनेशन, आपने कुछ गलती की उसकी वजह से आपकी सिटीजनशिप जो है वो टर्मिनेट हो गई। डिप्राइवेशन मतलब आपको डिप्राइव कर दिया है उस सिटीजनशिप से। नोटिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 दैट इज येट टू कम इनटू इफेक्ट। ये जो नोटिफिकेशन आई है कि जो नॉन मुस्लिम्स है 13 डिस्ट्रिक्ट की, उनको इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इससे रिलेटेड नहीं है। किससे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2020 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये अभी तक इफेक्ट में नहीं आया है। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कभी आया ही नहीं है, इसके लिए आप कैसे किसी को इंडियन सिटीजनशिप अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, डीएमसीआरसी। ये क्रिएट की गई है बाय द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन एज एन इंडस्ट्री लेड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह क्रिएट की गई है, किसके लिए, डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। ठीक है, हमने लास्ट पीटी में डिस्कस किया था 3 टायर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसमें एक पब्लिशर्स होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, फिर होते हैं उसके ऊपर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी होती है, फिर होती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सबसे पहले जो ग्रीवेंस रिड्रेसल करता है लेवल 1 पे, वो कौन करता है, पब्लिशर करता है। लेवल 2 पे जो सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज बनाई जाती है वो करती है, और इनसे भी नहीं होता है तो थर्ड लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओवरसाइट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है। ठीक है, तो उसी में से ये जो बनाई गई है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, इसको किसके अकॉर्डिंग फ्रेम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म किया गया है। ये एक सेकंड, इट इज इन द सेकंड टायर मैकेनिज्म, मैंने बोला था ना सेकंड टायर में आता है, यहाँ पे आता है लेवल 2 एट द अपीलेट लेवल, जहाँ लेवल 2 जहाँ पे अपीलेट अपील कर सकते हैं वहां पर आता है ये। ठीक है, और ये सिमिलर है किसकी तरह, ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल की तरह। ठीक है, जैसे ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है उसी तरीके की ये काउंसिल बनाई गई है, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, अब ये जो बीसीसी है मतलब ब्रॉडकास्ट कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है, ये इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है फॉर नॉन न्यूज जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स। ये जो बीसीसी है वो भी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन वो किसके लिए करता है, जो नॉन न्यूज जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं ना उनके लिए रेगुलेटिंग बॉडी का काम करता है। और इसको किसने सेटअप किया था, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने इनको सेटअप किया था 2011 में। ठीक है, it is expected to create a credible, robust and practical code of content with an inclusive and the fair governance structure। ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्रेडिबल, रोबस्ट और प्रैक्टिकल कंटेंट को ही क्रिएट करेगा। फिर इंडियन ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल फाउंडेशन, इसका क्या काम है, रिसेंटली इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन जो है उसको रीनेम किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। पहले सिर्फ ये किस नाम से था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। और आपको पता है कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा डिजिटाइजेशन हो गया, और हमारी मोदी जी स्कीम भी लेके आए डिजिटल इंडिया, तो डिजिटाइजेशन काफी बढ़ रहा है। इसके वजह से इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन भी अभी ज्यादा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को रीनेम्ड किया गया है एज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है,
purview to bring the broadcaster and OTT platform under the one roof. इसके थ्रू अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स है दोनों को एक ही के अंदर में लिया जाएगा, वो है IBF के अंदर, ठीक है, इंडियन IBDF के अंदर। IBF जो था वो कब स्टैब्लिश किया गया था? 1999 में स्टैब्लिश किया गया था, और तब से अब तक ये क्या करता था? टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बताता था, ठीक है, कि कितने इसके मेंबर्स को कितना चैनल्स प्रोवाइड किए गए हैं, क्या प्रोग्राम डिलीवर किया जाता है। 90% जो टेलीविजन व्यूअरशिप थी इंडिया में वो किसके हाथ में थी? IBF के हाथ में थी। और इससे ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो PD 365 का अपडेटेड पार्ट 1 में जाइएगा, ठीक है। फिर केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स आए 2021 का, इसमें भी सेंटर ने अमेंड किया है केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को टू प्रोवाइड statutory mechanism to the redress citizens grievances relating to the content broadcast by the television channel। ये इस वजह से किया गया है, ये statutory mechanism देगा जो सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस हैं कंटेंट ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, जो टेलीविजन पे जो भी कंटेंट ब्रॉडकास्ट होता है उससे रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनके लिए स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म देगा ये वाला केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 2021। समझ में आया इतना? Television media in India is governed under the Cable Television Network Regulation Act 1955 का ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही टेलीविजन मीडिया जो है वो इंडिया में गवर्न होता है। एट प्रेजेंट there is an institutional mechanism by way of an interministerial committee to address the grievances of the citizens relating to the violence of the program and advertising code। देखो अभी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कम्युनिटीज के थ्रू है, जो क्या करते हैं ग्रीवेंसेस जो भी है सिटीजन्स के या वायलेशन हो रहा है प्रोग्राम में या कोई एडवर्टाइजिंग कोड है तो उसके अंदर में इसको देखा जाता है, बट इसके अंदर कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी अभी तक। लेकिन ये जो केबल टेलीविजन नेटवर्क आएगा रूल 2021 का, इसके थ्रू अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी इसको, ठीक है, लॉ का दर्जा दिया जाएगा। अब केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 2020 provides a three-level grievance redressal mechanism similar to the complaint redressal structure under the new social media rules framed under the ITL। जैसे ये वाला है ना, देखिए ये वाला जो 3 लेवल रिड्रेसल मैकेनिज्म आएगा ना वैसा का वैसा अब केबल टेलीविजन नेटवर्क में भी आ जाएगा, ठीक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए था, OTT प्लेटफॉर्म के लिए सेम केबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए पॉलिटी वाला पार्ट अब हमारा कवर हो चुका है, काफी लंबा हो गया है। अगर आपने ये पढ़ लिया उसके बाद स्मार्ट क्विज वाला ऑप्शन है आपके पास, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको इससे आइडिया आएगा किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल। आप चाहें अगर आपको तमिलनाडु हिस्ट्री प्रिपेयर करना है तो आप वहां से देख सकते हैं, पॉलिटी है उसकी भी मैंने समरी बनाई हुई है तो एम लक्ष्मीकांत से, तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,